तो इस वाले माना में हम लोग देखेंगे एक छोटी सी लड़की को जो कि एक ड्रैगन होती है, वो अपने बाप के पास चली आती है और उसका बहुत ही हेल्प करती है। तो मनवा स्टार्ट होता है। हम लोग देखते हैं सुबह का टाइम हो रहा होता है, एक लड़का सो रहा होता है और उसका आवाज आने लगता है कि ओ जही, मॉम ने बोला है कि अगर तुम बाहर सोते हो तो तुम एक बहुत बुरा बच्चा हो। फिर उसको कोई डैड बुलाने लगता है, तो उठता है और कहने लगता है कि कौन है जो कि मुझे डैड बुला रहा है। उसके सामने एक छोटी सी सुंदर सी लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि डैड सुबह हो गया और सूरज भी निकल आए हैं, इसलिए उठ जाओ जल्दी से जल्दी। फिर उसको ख्याल आता है कि उसको सडनली एक डॉटर मिल गई थी कल, एक लड़की जिसका देखभाल मुझे करना है। और लड़की बोल रही होती है कि चल फादर, चल के हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं, वो लड़का कह रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए? मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो कि कॉलेज में पढ़ता है। एक बकवास प्रोफेसर है जो कि हमारा कॉलेज में पढ़ाता है, हमेशा वो मेरा दिमाग खराब कर देता है। फिर उसको उसका मॉम का कॉल आने लगता है। उसकी मॉम उसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है, तो वो कहता है कि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपना देखभाल खुद कर सकता हूँ, तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कह रहा होता है कि हम लोग उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो आपको उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे जैसे भी करके अपना मास्टर डिग्री को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एक स्पेशलिस्ट बन सकता हूँ। वो एकदम गुस्से से कह रहा होता है कि अगर मैं अभी क्विट कर देता हूँ तो कौन मुझे हायर करेगा? तुमको क्या लगता है वो बड़ी बड़ी कंपनी मुझे अभी हायर कर लेगी? मैं ऑलरेडी परेशान हूँ मेरे प्रोफेसर की वजह से, इसलिए मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ अभी के अभी। फिर वो कॉफी शॉप से बाहर आ जाता है और कह रहा होता है कि बाहर कॉलेज में पढ़ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैंने अपना पेरेंट्स को सारा मनी को गवा दिया है उस खर्चे में, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा पढ़ाई भी करना है, इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है और उसके सहारे मैं अपना ट्यूशन भर रहा हूँ और अपने सेमेस्टर दे देकर पार कर रहा हूँ। उसने जैसे तैसे करके अपना अंडर ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, लेकिन उसके मास्टर ने बोला कि उसको मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा। उसने मास्टर डिग्री को भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके प्रोफेसर ने बोला कि तुमको पीएचडी करना पड़ेगा, मुझे जल्दी करना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा को कमाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना वारी को खत्म कर सकता हूँ मैं। अगर मैं अपना पीएचडी को खत्म कर देता हूँ तो शायद मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है। फिर वो अपने मॉम को कॉल करने लगता है और कह रहा होता है, वो अपने मॉम को बोल रहा होता है कि मेरे बारे में हमेशा चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फिर वो किसी को कॉल करने लगता है और कह रहा होता है कि आज तुम बिजी हो क्या, चलो आज तो फ्राइडे है तो साथ में डिनर करते हैं और थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। फिर हम लोग सीधा सुबह का सीन देखते हैं। वो बेड के ऊपर पड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि क्या कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। उसका सर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है और उसका गुस्सा भी एकदम बढ़ गया होता है, लेकिन उस टाइम पर बाहर से कुछ आवाज़ आने लगता है, उसके वजह से तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा फिर जाता है। फिर वो बेड से उठता है, उसको ऐसा लगने लगता है कोई सेल्समैन आया है उसके घर के बाहर, और जाके चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है, इसलिए तुम लोग भागो इधर से। बाहर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, उसको देख के उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। वो कहने लगता है कि अरे छोटी सी बच्ची, क्या ही तुम ही थी जो कि मेरे घर की बेल को बजा रही थी? और उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे मौसम में ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हो? वो लड़की कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही होती, इसलिए वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुम गुम गई हो, इसलिए मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो लड़की उसको डैड बोलने लगती है। वो लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो कहने लगता है तो इसका मतलब तुमने अपना डैड को खो दिया है बच्ची। वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे फादर का फेस मुझसे मिलता है, इसलिए मुझे तुम पापा बुला रहे हो, है ना? वो लड़की बोलने लगती है कि नहीं, तुम ही मेरे पापा हो। वो उसको समझाने लगता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, देखो एक फादर बनने के लिए शादी करना पड़ता है और अभी तक मैं शादी भी नहीं कर चुका हूँ, तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी उसके बातों को नहीं मानती है और उसको ही पापा बुलाने लगती है। तो लड़का कहने लगता है ओके चलो तुम्हारे मॉम के बारे में बताओ, वो कौन है? वो लड़की अपने मॉम के बारे में बताने लगती है जिसका नाम बेहना होता है। उसके नाम को सुनते ही उसको ख्याल आने लगता है कि बेहना जो कि उसके कॉम्प्लेक्स के पास से रहा करती थी। फिर उस लड़के को ख्याल आता है कि एक मिनट रुको, बेहना और मैंने एक बार साथ में सोया था, उसके बाद मैंने बेहना को कभी भी नहीं देखा, इसका मतलब वो नहीं है कि ये लड़की मेरी ही बच्ची है। वो लड़की जिन्नू को मोबाइल को उठाने लगती है जो कि नीचे पड़ा हुआ था। वो कहने लगती है कि मॉम ने मुझे बोला था कि अगर तुम तुम्हारे पापा के घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, ये लोग कॉल करो। वो लड़का अपना सर पीट रहा होता है और कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वो लड़की अपने मॉम के साथ बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि हाँ मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो मुझे क्या कुछ होगा, इसलिए मैं पहुंच चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डैड मेरे साइड में ही खड़े हुए हैं, मैं फ़ोन दे रही हूँ, अगर तुमको बात करना है तो मॉम बात कर सकती है उनके साथ। जिन्नू फ़ोन को उठाता है डरते हुए और हैना बोलने लगती है दूसरी तरफ से कि बहुत टाइम हो गया है जिन्नू हम लोगों को बात करते हुए, तुम ठीक तो हो ना जिन्नू? तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। और जिन्नू बोल रहा होता है कि है ना तुम सच में हो क्या इधर? हैना बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, तुमको क्या लगता है मैं ही तो हूँ और कौन होगा? जिन्नू कहने लगता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है, मेरा एक बच्चा है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? बोलने लगती है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, वो लड़की तुम्हारी है और आज से तुमको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जिन्नू बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन हैना बोलती है कि ये हो चुका है और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, अगर तुमको भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम डीएनए टेस्ट करके देख सकते हो, तुम्हारी बच्ची है। फिर जिन्नू पूछने लगता है कि तुम सडनली किधर गायब हो गई थी? हैना बोलती है कि इधर एक सिचुएशन हो गया था इसलिए मैं गायब हो गई थी। जिन्नू उस सिचुएशन के बारे में पूछता है, लेकिन हैना बोलती है कि मैं सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुम इतना समझ लो कि मैं उस सिचुएशन की वजह से ही उसको तुम्हारे पास भेज रही हूँ। मैं तुमको पैसे और सपोर्ट जितना भी चीज़ चाहिए मैं तुमको भेज दूंगी, और जितना भी लीगल इशू थे ना सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है, तुमको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्नू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन हैना बोलती है कि मैं बहुत देर तक बात नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं रख रही हूँ, बाद में हम लोग बात करेंगे।
जिन्हों उसको बहुत सारा गाली देना चाहता था, लेकिन उधर एक छोटी सी बच्ची होती है इसलिए वो गाली नहीं देता है और चुप हो जाता है। उस लड़की का नाम चेरन होता है। जिन वो उसका सारा सामान को लेकर अंदर चलने लगता है और कह रहा होता है कि चलो अब तुम अंदर आ सकते हो। चेरन उसके हाथ को पकड़ लेती है और कह रही होती है मैं फर्स्ट अपने फादर के घर को आ रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इधर। तो वो लोग उधर खड़े होते हैं और आज से जिन्हों का जिंदगी एकदम चेंज होने वाला है। जिन वो चेरन के सामान को रखने के बाद खाने का सामान को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो हमेशा लेट में आता है और हमेशा खाना को बाहर ही खा के आता है, इसलिए उसके घर में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उसका घर एकदम खाली होता है और उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि छोटे से बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। जिन्हों बोलता है कि ऐसा लगता है घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे ग्रोसरी शॉप तो जाना ही पड़ेगा। तो चरण बोलती है कि आप ग्रोसरी शॉप जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। जिन्हों अपने कपड़े पहन लगता है। उधर सर्दी का सीजन होता है, इसलिए वो चरण का कपड़े को देखने लगता है जो कि कुछ अलग ही होता है। जिन्हों चरण से पूछने लगता है कि चरण सर्दी का मौसम चल रहा है और तुम्हारे पास कोई कपड़ा नहीं है क्या सर्दी में पहनने के लिए। चरण हंसने लगती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है, लेकिन हमारा जिन्हों चिंता कर रहा होता है कि उसको ठंडा लगने वाला है। जिन्हों उसको पकड़ के अपने जैकेट के अंदर डालता है और दोनों वैसे ही चलने लगते हैं मार्केट की तरफ। जिन्हों जब चरण को ऐसे पकड़ता है तो चेरिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि मेरे लिए कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही जा सकते हैं बाहर। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सब लोग उनको ही देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखो उस लड़की को जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन उस लड़की ने लाइट कपड़े क्यों पहना हुआ है। जिन्हों उन लोग की बात को सुनने के बाद कह रहा होता है कि मुझे ऐसे भी करके उसके लिए कपड़े तो खरीदना पड़ेगा और उधर से भाग जाता है। जिन्हों वो दौड़ने लगता है चेरन के लिए कपड़े खरीदने के लिए और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे और हम लोग को ऐसे ही घूरते रहेंगे। वो दोनों जाके कपड़े खरीद लेते हैं और जिन्हों कह रहा होता है कि छोटे बच्चे का ड्रेस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, इतने में तो मेरा भी कपड़ा आ जाता है। लेकिन चेरन उधर बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और कह रही होती है कि फादर ने मेरे लिए पहली बार कपड़े खरीद दिया है। जब वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जिन्हों को समझ में आ रहा होता है कि चावल को प्रेशर कुकर में कुक करना चाहिए। जिन्हों के पास बहुत सारे पैसे भी नहीं होते हैं उधर खरीदने के लिए। जिन्हों जाकर चरण से पूछने लगता है कि चरण क्या तुम्हारे लिए मैं खरीद दूं, लेकिन चरण हंसते हुए बोल रही होती है कि फादर मेरे लिए जो भी खरीद देंगे मैं वो खा लूंगी। जब जिन्हों खड़ा होता है तो अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि कल मैंने कुछ गलत खा लिया था क्या। वो चेरन से जाके कह रहा होता है कि चेरन तुम इधर रुको, मैं अभी बाथरूम जाके आता हूँ, तुम किधर भी मत जाना इधर से। चेरन भी हाँ बोलती है और फिर हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि एकदम बाथरूम की तरफ दौड़ने लगता है। चेरन उधर हंस रही होती है, लेकिन जिन्हों जब उधर से जाता है तो चेरन एकदम खतरनाक वाली फेस बना लेती है। उधर जितने भी लोग शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं वो कहने लगते हैं कि वो लड़की कोई मॉडल है क्या, वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, वो लड़की अकेले क्यों घूम रही है। एक अंकल आकर पूछने लगता है कि बच्चे तुम खो गए हो क्या, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए हैं। चरण बोलती है कि वो बाथरूम गए हैं। फिर अंकल उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सच में तुम नहीं खोए हो क्या, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। फिर चरण के बॉडी से एकदम खतरनाक वाला ऑरा निकलने लगता है तो अंकल उसको देख के एकदम डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या देख लिया मैंने अभी। चरण के पीछे बहुत सारा ब्लैक लाइट निकलने लगता है, लेकिन उस टाइम पर जिन्हों आ जाता है और कहने लगता है कि सॉरी चरण मैं लेट हो गया, इधर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। चरण एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उसको देखते ही और उसको कहने लगते हैं कि आपका पेट दर्द नहीं कर रहा है ना। चरण अपने फादर की पेट को पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मेरे हाथ एक डॉक्टर जैसा है, मैं अपने फादर के पेट को एकदम ठीक कर दूंगी। फिर जिन्हों का पेट धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है और उधर के लोग बोल रहे होते हैं कि क्या वो लड़का उसका फादर है, लेकिन वो लड़की उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ऐसा लगता है वो लड़की अपने माँ पर गई है और उसके माँ एकदम बहुत ज्यादा सुंदर हो सकती है और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा। वो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो लड़का तो बहुत ज्यादा गरीब दिख रहा है। फिर हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि बोल रहा होते हैं कि वो लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं ये सब। हाँ, उसका शक्ल मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मेरी बच्ची सच में है या नहीं भी है। मैं डीएनए टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे बस कुछ बालों की जरूरत है जिसके सहारे मैं डीएनए टेस्ट करवा सकता हूँ। जब मैं उसका बाल को ब्रश कर रहा हूँ तो तब मैं उसका बाल को थोड़ा ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये कल ही करना पड़ेगा जैसे भी करके। प्रोफेसर मुझे बहुत ज्यादा गाली देने वाले हैं, लेकिन मैं कह दूंगा कि मेरा बहुत सारा काम था और मेरा पर्सनल कुछ काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। फिर हम लोग चरण को देखते हैं जो कि सो रही होती है। जिन्हों उसकी तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है कि इन्होंने बोला था कि वो हमारी बच्ची है, लेकिन उसका कुछ भी गुण मुझसे मैच नहीं करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो लड़की मेरी नहीं है, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। चलो वैसे ही मुझे पता चल जाएगा जब मैं कल जाऊंगा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका होता है और डॉक्टर उसको सुना रहा होता है कि चरण तुम्हारी बेटी है, डीएनए टेस्ट एकदम मैच कर रहा है तुम्हारा। डॉक्टर बोल रहा होता है कि हाँ वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन जिन्हों बोल रहा होता है कि लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, कैसे वो मेरी बेटी हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि डीएनए टेस्ट में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, वो तुम्हारी बेटी है और तुमको मानना ही पड़ेगा जैसे भी करके। ये सुन के जिन्हों उधर से चला आता है और कह रहा होता है कि क्या मुझे अभी उस लड़की का देखभाल करना पड़ेगा। इन्होंने बोल रहा था कि मुझे पैसे वो भेज देगी, लेकिन जब मैं लैब जाऊंगा तो मुझे उसको किंडरगार्टन तो भेजना ही पड़ेगा। जब जिन्हों घर आ जाता है तो चरण उसके ऊपर कूद देती है और कह रही होती है कि टीवी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खाली लग रहा था आप जब इधर नहीं थे। जिन्हों बोल रहा होता है कि तुम टीवी को बहुत पास में से नहीं देखना, क्योंकि अगर देखोगे तो तुमको भी मेरी तरह ग्लास पहनना पड़ेगा। जिन्हों कह रहा होता है कि जब मैं चरण को देखता हूँ तो मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मैं अभी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तुम थोड़ा टीवी देखते रहो। जिन्हों अपना ब्रश कर रहा होता है और कह रहा होता है क्या मुझे अपना पीएचडी को छोड़ देना चाहिए और मुझे जॉब करना चाहिए। वैसे मुझे मेरा प्रोफेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
लगता है, इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए। उधर चेरन आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे ब्रश करना है। जब चेरन उसको टूथपेस्ट मांगता है तो जिन्हों उसको दे देता है और पूछने लगता है कि आज तुम पूरा दिन क्या कर रही थी। चेरन बोर होती है कि मैं टीवी देख रही थी। तो जिन्हों पूछने लगता है कि क्या तुमको बोर नहीं लगा। तो चेरन बोलती है कि मुझे बोर लग रहा था, मैं डैडी के साथ होना चाहती हूँ हमेशा। जिन्हों बोल रहा होता है कि मुझे वर्क के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुमको अकेले रहना पड़ेगा। इसलिए चेरन भी बोलती है कि हाँ मैं रह सकती हूँ। फिर जिन्हों बोलता है कि अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो चेरन बोलती है कि हाँ मुझे मम्मी भी ऐसे बोलती है। जिन्हों उससे पूछने लगता है कि तुम अपने मम्मी के साथ किधर रहते हो। तो चेरन बोलने लगती है कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, मैं तो हमेशा सोचती रहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रह पाते। जिन्हों के मन में भी बहुत सारा सवाल उठ रहा होता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन वो छोटी से बच्चे को ये सब नहीं पूछ सकता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। फिर वो दोनों सोने के लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। फिर चेरन अपने डैडी को एकदम मसाज देने लगती है। जब चेरन जिन्हू को मसाज देने लगती है तो उसको धीरे धीरे करके बहुत अच्छा लगने लगता है और जिन्हू उधर ही सो जाता है। जब जिन्हू सो जाता है तो चेरन उसके ऊपर मैजिक करने लगती है और जिन्हू को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने लगती है। फिर दोनों उधर सो जाते हैं। फिर हम लोग सुबह देखते हैं जिन्हू जब उठता है तो उसके बैक के पीछे जितना भी पेन हो रहा होता है सब कुछ गायब हो गया होता है। फिर जिन्हू आकर चेरन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। चेरन आके उसको हक कर लेती है और कहने लगती है कि फादर क्या आपको थोड़ा रिफ्रेश फील हो रहा है अभी। जिन्हू उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि ये सब चेरन की मसाज की वजह से हुआ था। और चेरन भी बोलती है कि मैं डैडी को हमेशा मसाज दूंगी रात में। जिन्हू उसको खाने के लिए बोलता है। फिर जिन्हू का मॉम का कॉल आ जाता है तो जिन्हू उसको एकदम फटक से उठाने लगता है और कह रहा होता है कि अरे मैं तो बिल्कुल भूल गया था इसके बारे में, मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है कि उनके पास एक ग्रैंड डॉटर है, मैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपा नहीं सकता हूँ। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि उसको फोन को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि जो होगा देखा जाएगा और फोन को उठा लेता है। जिन्हू की मॉम पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया है। तो जिन्हू बोलता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। जिन्हू की मॉम पूछती है कि क्या तुमने जॉब ढूंढा। तो जिन्हू कहता है कि हाँ मैंने इस बार अपना माइंड बना लिया है कि मैं जैसे भी करके जॉब तो एक ढूंढ ही लूंगा। फिर जिन्हू की मॉम पूछने लगती है कि तुम घर के बारे में भूल गए क्या, तुम घर कब आ रहे हो। तो जिन्हू बोलता है कि मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। इसलिए उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं फोन रख रही हूँ। इधर जिन्हू सोच रहा होता है कि मैं कैसे चेरन को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर चेरन आके उसको गले लगाने लगती है और कहने लगती है कि डैडी तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कि नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है। चेरन बोल रही होती है कि डैडी अगर तुमको कोई चीज परेशान कर रहा है तो मुझे बोल सकते हो, मैं सारा परेशान को खत्म कर दूंगी एक ही बार में। जिन्हू बोलता है कि हाँ मैं तुमको बता दूंगा जब भी मुझे परेशानी होगा, लेकिन चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम लोग। फिर वो दोनों जाके खाना खाने लगते हैं। जिन्हू पूछने लगता है कि तुमको खाना कैसा लग रहा है। तो चेरन बोलते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं डैडी के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। चेरन के मुंह पर हंसी देख के बोल रहा होता है कि चेरन के मुंह पर हंसी देख के मेरा सारा वरी खत्म हो जाता है, मैं हमेशा उसको ऐसे ही देखना चाहूंगा। फिर हम लोग कॉलेज में देखते हैं जिन्हू का दोस्त बोल रहा होता है कि जिन्हू क्या तुमको स्किन डॉक्टर के पास गए थे क्या, तुम्हारा सारा डार्क सर्कल एकदम गायब हो चुका है। जिन्हू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता है मेरा डार्क सर्कल कैसे मिट गया है, जब मैं सो के उठा तो मेरा नेक के पास जो भी पेन हो रहा था ना वो एकदम मिट गया था और धीरे धीरे करके मेरा डार्क सर्कल भी एकदम गायब हो गया। जिन्हू सोच रहा होता है कि क्या चेरन ने मुझे जो मसाज दिया था उसके वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर उसका दोस्त कहने लगता है कि जिन्हू एक्चुअली प्रोफेसर तुमको ढूंढ रहे थे, पहले तुमको प्रोफेसर के पास जाना चाहिए। जिन्हू पूछता है कि क्यों ढूंढ रहे थे। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रोफेसर का दिमाग एकदम बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। जिन्हू डरते हुए प्रोफेसर के पास जाता है और कहने लगता है कि प्रोफेसर क्या मुझे आप ढूंढ रहे थे। तो प्रोफेसर उसके ऊपर कागज फेंक के मारता है और कहने लगता है कि तुम मुझे ये सब देना चाह रहे थे क्या। प्रोफेसर एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि क्या तुमने पोएम लिखा है, इसको पोएम बोलते हैं, तुमको डिटेल में लिखना चाहिए और एकदम एक्यूरेट लिखना चाहिए। जिन्हू उसको सॉरी बोलता है, लेकिन प्रोफेसर कहने लगता है कि तुम्हारा फेस को देखो जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे से सोए हो और इस बकवास पॉइंट को लिख के लाए हो। जिन्हू उसको सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर कह रहा होता है तुमको देखो तुमको कौन सा कंपनी हायर करेगा, मुझे तुमको देखकर बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है कि तुम मेरा स्टूडेंट हो, तुम तो स्टूडेंट के नाम पर एक कलंक हो। वो कह रहा होता है तुमको देखो तुम अभी 30 की उम्र के हो चुके हो, लेकिन कोई तुम इंसान जैसे नहीं लग रहे हो, क्या तुमको मेरे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, क्या तुमको नहीं पता है कि मेरा रिकमेंडेशन कितना इफेक्टिव है, अगर मैं उल्टा सीधा कुछ बोल देता हूँ तो तुमको कोई भी जॉब नहीं मिल सकता है। जिन्हों मन में बोल रहा होता है कि कल तो वो बोल रहा था कि मेरा पोएट बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज बोल रहा है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे पता है जब भी इसका मूड खराब होता है ना वो छोटी छोटी बातों के ऊपर एकदम गुस्सा हो जाता है और हम लोग को ही गाली देने लगता है। जब प्रोफेसर गाली खत्म हो जाता है तो वो पूछने लगता है कि क्या डॉक्टरेट का प्रोफेसर के बारे में कि तुमने क्या सोचा है। जिन्हों बोलता है कि मैंने नहीं सोचा है। तो प्रोफेसर कहने लगता है कि तुमको टेक्निकल रिसर्च और डॉक्टरेट को साथ में करना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जिन्हों प्रोफेसर को हाँ बोल के चला आता है। फिर उसका दोस्त आके पूछने लगता है कि जिन्हों तुम ठीक तो हो ना, तुम प्रोफेसर के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिन्हों वो हमेशा ऐसा ही करता है, इसलिए इसके बारे में तुम लोग छोड़ दो। जिन्हों उसको थैंक यू बोल के चला आता है और अपने काम में लग जाता है। उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होता है, इसलिए वो चेरन की पिक्चर निकल के उसको देखने लगता है। चेरन की पिक्चर को देखने में उसको अच्छा फील होने लगता है। फिर वो कहने लगता है कोई बात नहीं, आधा साल है, हम लोग कैसे भी करके काट लेंगे इधर, मैं जब तक हूँ मुझे बस प्रोफेसर को झेलना है, मुझसे पहले बहुत सारे लोग डिग्री लेके जा सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ये सब।
फिर जिन्बो अपना सारा काम को खत्म कर देता है और कहने लगता है कि चलो सारा काम तो खत्म हो चुका है, तो चलता हूँ मैं चेरन के पास घर में। फिर वो एरम से पूछने लगता है, एरम क्या तुमको पता है कि प्रोफेसर कहाँ है? एरम बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे क्यों पता होगा कि वो किधर होगा अभी। फिर जिन्बो उसको सॉरी बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए, और वो कह रहा होता है कि लगता है ये लड़की भी स्ट्रेस में चल चुकी है। इधर जितने भी लोग हैं ना, प्रोफेसर सब लोग को एकदम स्ट्रेस में डाल देता है और सबका दिमाग को एकदम खराब करके रख देता है। एरम जब उधर से जा रही होती है तो उसके सामने प्रोफेसर आ जाता है और कहने लगता है कि किधर जा रही हो तुम, अभी अभी इतने जल्दी किधर जा रहे हो तुम? वो कह रहा होता है क्या तुम भूल गए, तुमको इधर से जाने से पहले मुझे बता के जाना चाहिए। फिर हम लोग घर में देखते हैं जिन बुखार आ जाता है और चेरन आके उसको गला लगा देती है और बोल रही होती है कि डैडी मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जिनबू बोलता है कि डैडी भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्या तुमने डिनर कर लिया है? चेरन बोलती है कि हाँ मैंने चावल को गर्म करके खा लिया है, क्या मैंने अच्छा किया है? फिर जिनबू उसके प्लेट को देखता है जो कि कुछ चावल होती है और कुछ करी होती है, तो उसको देख के एकदम शौक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या होगा अगर उसको ठीक प्रोटीन ना मिले तो, है ना, तो मुझे एकदम मार देगी, मुझे उसको ठीक से देखभाल करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता लेकिन कैसे भी करके मुझे उसको पेरेंट्स के पास भेजना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं उसको अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर हम लोग अगली सुबह देखते हैं जिनबू अपने प्रोफेसर को छुट्टी मांग रहा होता है, लेकिन उसके प्रोफेसर उसको ही गाली दे रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुमको डिग्री की जरूरत नहीं है क्या? जिन्बू बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और जितना भी प्रॉब्लम है ना सबको सॉल्व कर दूंगा। उसका प्रोफेसर बोल रहा होता है कि तुम बस एक बार आ जाओ, मैं तुमको देख लूंगा तुम क्या क्या बोल रहे हो। जिन्बू फोन को रखता है और कह रहा होता है कि वैसे तो प्रोफेसर मेरे ऊपर हमेशा चिल्लाता है, लेकिन इसके बाद तो वो मेरा जान ही ले लेगा। चरण पूछने लगती है कि डैडी तुमको क्या हुआ है, कौन है जो कि डैडी के ऊपर चिल्ला रहा था? जिन्बू बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये मेरा प्रोफेसर है जो कि डैडी को कॉलेज में पढ़ाता है, लेकिन मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। चरण तुम मेरे प्रोफेसर के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। और फिर उधर वो सोच रहा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्या मुझे मेरा पेरेंट्स घर से बाहर निकाल देंगे? चलो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। चेरन जो कि एकदम खतरनाक वाली फेस बना लेती है और कह रही होती है कि प्रोफेसर उसको तो मैं देख लूंगी बाद में। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और चेरन अपने ग्रैंडमा को हेलो ग्रैंडमा बोल रही होती है। जिन्बू के पेरेंट्स ये देख के एकदम शौक हो जाते हैं और जिन्बू उन लोग को बताने लगता है कि ये तुम्हारा ग्रैंड डॉटर है, इसको वेलकम करो। उसके पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारा डॉटर है, क्या ये सच्ची बात है? जिन्बू बोलता है कि मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला है जब मुझे इन्होंने कॉल किया था उसके बारे में। उसके पेरेंट्स नाम को सुनकर पूछने लगते हैं कहीं तुम उस लड़की के बारे में बात करनी तो कर रहे हो ना जिसको तुम स्कूल में डेट कर रहे थे? जिन्बू बोलता है कि हाँ आप लोगों ने सही बोला, आप लोग याद ही होगा कि हम लोग ट्रिप पर गए थे, ये सब उधर ही हो गया होगा शायद। फिर जिन्बू का फादर बोलता है कि इसका मतलब चेरन को ट्रिप के बाद उसके माँ ने ही पाला है। जिन्बू बोलता है कि हाँ उसने भी मुझे यही बोला था। फिर जिन्बू के फादर उसको एक लात मारते हैं और कहने लगता है कि क्या तुमने उसने जो भी बोला उसको सब कुछ मान लिया है? उसने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है, चलो छोड़ो, तुमको यना के साथ आना चाहिए, तुम इधर अकेले क्या कर रहे हो? जिन्बू बोल रहा होता है कि उसने बोला था कि उसका कुछ इश्यू चल रहा है इसलिए वो आ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं अकेले ही चला आया। जिन्बू एकदम फटक से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को निकाल के दिखाने लगता है और कहने लगता है कि चेरन मेरी बेटी है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जिन्बू के फादर चेरन को अंदर ले जाके कुछ खाने के लिए बोलते हैं और जिन्बू को बुलाने लगते हैं कि चलो तुमको मुझसे कुछ बातें करना है अभी। जिन्बू की मॉम चलने लगती है चेरन को लेके खाना खिलाने के लिए और जिन्बू चल पड़ता है अपने बाप के साथ बातें करने के लिए। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुमने क्या कर दिया है? जिन्बू बोल रहा होता है कि आप क्या बोल रहे हो, मेरी बेटी है तो मुझे उसको बड़ा करना है अभी। फिर जिन्बू के फादर हैना के बारे में पूछने लगते हैं तो जिन्बू बोलता है कि मैंने उसको बहुत बार कॉल किया लेकिन वो कॉल बिल्कुल भी नहीं उठा रही है। फिर उसके फादर बोलने लगते हैं कि तो इसका मतलब तुम अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इधर लाए थे? जिन्बू बोलता है कि हाँ, जब मैं लैब जाता हूँ तो उसका टेक केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ और उसको खाना भी नहीं खिला पाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं आप लोगों के पास छोड़ दूँ। फिर वो लोग चुप हो जाते हैं और जिन्बू सोच रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे लात मार के भगा भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूँगा आगे? फिर जिन्बू के फादर कहने लगते हैं कि हम लोग उसका देखभाल कर लेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि तुम उसकी मॉम के साथ देखभाल करो उसका, क्योंकि एक पेरेंट को साथ में मिलकर एक चाइल्ड को बड़ा करना चाहिए। फिर जिन्बू बोलने लगता है कि इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपना ग्रैंड डॉटर है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं बस चेरन के लिए कर रहा हूँ। जिन्बू उसको थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन उनके फादर बोल रहे होते हैं कि ऐसा मत सोचो कि सब कुछ ठीक हो गया है। जब मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचता हूँ और जितने भी पैसे तुम्हारे लिए बचा कर रखा हुआ है उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अंदर से एकदम जल जाता हूँ। फिर उसके फादर को कहने लगते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम लोग बाद में भी शादी कर सकते हो और उसके बाद मुझे सारा पैसा लौटा सकते हो। जिन्बू उन लोग को थैंक यू बोलता है और मन में कह रहा होता है कि चलो छोड़ो, उन लोगों ने मान तो लिया है कि चेरन उन लोगों का ग्रैंड डॉटर है। फिर जिन्बू अपने कपड़े पहन के उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है कि चेरन अपना ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की बातों को सुनना, मैं भी जा रहा हूँ इधर से, मैं इवनिंग में भविष्य चले आऊंगा और मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोग वीकेंड में किधर घूमने के लिए जाएंगे और बहुत सारा मजा करेंगे। चेरन उसको पिंकी प्रॉमिस करने के लिए बोलता है, वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। फिर जिन्बू उसको बाय बाय करके उधर से चलने लगता है। फिर जिन्बू उधर से दौड़ के जाने लगता है और कह रहा होता है कि चलो ये तो अच्छा होगा कि मुझे चेरन के खाने के बारे में अभी सोचना नहीं पड़ेगा, इस वीकेंड में मुझे जैसे भी करके चेरन को किधर घुमाने के लिए ले जाना है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। फिर वो कह रहा होता है कि चलो सबसे ज्यादा वरी करने वाला पार्ट एकदम खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग को वीकेंड में किधर जाना चाहिए, मुझे तो किधर
जाना ही पड़ेगा। वो हैना को बोल रहा होता है कि है ना, अभी चेरन हमारे फैमिली के पार्ट बन चुकी है तो उसके बारे में तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब चेरन मेरे पास नहीं थी तो मैं घर में पड़ा रहता था वीकेंड में और कुछ भी नहीं करता था एकदम। मुझे बस इस वीकेंड का इंतजार है जब मैं चेरन के साथ घूमने जाऊंगा बाहर। फिर हम लोग उसके प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, चलो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया है इसलिए हम लोग इस वीकेंड पर चलते हैं बाहर किधर घूमने के लिए। तुम्हारा कोई फैमिली मैटर तो नहीं है ना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 बार छुट्टी ले ली है फैमिली मैटर का नाम बोलते हुए। जिन्हों बोलने लगता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान कर लिया है उस दिन के लिए। उसका प्रोफेसर प्लान के बारे में पूछता है। जिन्हों को उसके बेटे के साथ बाहर घूमने जाना था लेकिन वो डर जाता है, उसको कह नहीं पाता है। वो कह देता है कि मैं तुम लोग के साथ जाऊंगा। फिर उसका प्रोफेसर बोल देता है कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे और उसका दोनों दोस्त को भी बोल देता है कि तुम लोग भी हमारे साथ आ रहे हो। फिर वो प्रोफेसर उसे चलने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुम में से किसी ने भी उस दिन पर कैंसिल किया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला उस दिन। प्रोफेसर की बात सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर उधर से जाता है तो सब लोग कहने लगते हैं कि अरे मुझे तो मूवी देखने जाना था और बाकी लोग भी बहुत कुछ काम होता है। लैब में जितने सारे लोग होते हैं सब लोग प्रोफेसर से एकदम परेशान होते हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेसर के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि प्रोफेसर के हाथ में उन लोगों का करियर है, इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। कोई भी प्रोफेसर को लाइक नहीं करता है, लेकिन प्रोफेसर की बातों को कोई लोग टाल नहीं सकते हैं। उन लोगों को करना ही पड़ेगा, उसके साथ जाना ही पड़ेगा हाइकिंग पर। लेकिन जिन्हों ने चेरन को प्रॉमिस किया था कि वो लोग बाहर घूमने जाएंगे तो अभी चेरन एकदम गुस्सा हो जाएगी। फिर जिन्हों जाकर चेरन को बताने लगता है कि मैं इस वीकेंड पर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले वीकेंड पर हम लोग साथ में जाएंगे किधर घूमने के लिए। चेरन को हक चाहिए होता है, इसलिए जिन्हों उसको हक दे देता है और पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या। चेरन बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर घूमना नहीं जाना चाहते हो, लेकिन आपको कोई फोर्स कर रहा है। जिन्हों बोलने लगता है कि तुम डेडी के बारे में बिल्कुल भी वरी मत हो, मैं जल्दी लौट आऊंगा उधर से। फिर चेरन उसको पूछने लगता है कि डैडी क्या आप उस आदमी के लिए कर रहे हो जो कि आपको सुबह सुबह कॉल किया था आज। जिन्हों बोलता है कि हाँ वो आदमी मेरा प्रोफेसर है यार, हम लोग उसके साथ ही जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी अभी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे हैं सब लोग। चेरन बोरी होती है अपने डैडी को कि आप सेफली घर आ जाओगे ना। फिर हम लोग चेरन को देखते हैं जो कि एकदम गुस्सा हो गई होती है उस प्रोफेसर के ऊपर भी। फिर हम लोग रात के टाइम पर देखते हैं जिन्बो जो कि अपना शावर लेके आता है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि चेरन एकदम सो चुकी होती है। फिर जिन्बो भी उधर सो जाता है और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया होता है क्योंकि उसने चेरन को अपने पेरेंट्स के घर से लेके इधर भी तो आया है। जब जिन्बो सो जाता है तो चेरन उठ जाती है और अपना मैजिकल पावर का यूज करने लगती है जिन्बो के ऊपर। वो जाके जिन्बो की मेमोरी में चेक करने लगती है उस प्रोफेसर के बारे में और उसको सब कुछ पता चल जाता है उस प्रोफेसर के बारे में। फिर हम लोग चेरन की मॉम को देखते हैं जो कि उसको बता रही होती है कि तुम कोई भी बुरा आदमी को पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। फिर चेरन अपना मैजिकल पावर का यूज करते हुए कह रही होती है कि डैड तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उस आदमी को एकदम सबक सिखा के जल्दी आ जाऊंगी। चेरन उधर से गायब हो जाती है, प्रोफेसर के सामने आ जाती है। प्रोफेसर जो कि उधर आराम से सो रहा होता है बेड के ऊपर। चेरन अपना मैजिकल पावर का यूज करने लगती है और उस प्रोफेसर के ऊपर एक येलो कलर की ऑरा को छोड़ देती है और उधर से चलने लगती है। वो कह रही होती है कि मैं कुछ ही देर बाद चेक करूंगी, मॉम ने बोला था कि ऐसा कुछ करने से पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कुछ ही देर बाद। फिर चेरन अपने डैडी के पास चली आती है और कह रही होती है कि डैडी मैं वापिस आ चुकी हूँ। जब भी उन लोग को उसके बारे में पता चलेगा तो वो सच में सरप्राइज हो जाएंगे। उनको बहुत दिनों तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उनको पता चल जाएगा तो मैं उनको बता दूंगी कि मैंने उनको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। चेरन उधर सो जाती है। फिर हम लोग सुबह देखते हैं चेरन अपने डैडी को बोल रही होती है कि डैडी थोड़ा केयरफुल होकर जाना, ओके। जिनको अपने पेरेंट्स के पास चेरन को छोड़ देता है और कह रहा होता है कि तुम अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की बात को सुनना, ओके मैं कल आ जाऊंगा। जिनको की मॉम बोल रही होती है कि हमारी चेरन बहुत ज़्यादा सुंदर है और हर बात को मानती है, इसलिए तुम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर जिन्हों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मेरा चाइल्ड को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। फिर सब लोग जिन्बो को बोल देते हैं कि केयरफुल होकर जाना और जिन्बो बोल रहा होता है कि ये सब साला प्रोफेसर की वजह से हुआ है। फिर हम लोग माउंटेन के पास देखते हैं, हमारा प्रोफेसर कह रहा होता है कि थैंक यू एवरीवन इधर आने के लिए, सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो हम लोग चलते हैं और दिखा देते हैं कि हम लोग का ग्रुप में कितना ज़्यादा पावर है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर पीछे बच्चे लोग बोल रहे होते हैं कि अगर तुमको इतना ही पसंद है तो तुम अकेले जा सकते हो, हम लोग को क्यों अंदर घुसा रहे हो। तो उसके दोस्त लोग उसको चुप कराने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि चुप हो जाओ, प्रोफेसर खा जाएगा तुमको। फिर सब लोग ऊपर की तरफ चलने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद सब लोग टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हुआ होता है। उसका दोस्त ये देख के एकदम शौक हो जाता है और कहने लगता है कि हम लोग तो साथ में पढ़ते हैं और साथ में घर भी जाते हैं, लेकिन तुम इतना जल्दी कैसे नहीं थक सकते हो, मैं तो थक चुका हूँ अभी। जिन्हों बोल रहा होता है कि जब भी मैं सो के उठता था तो मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, लेकिन अब जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट लगता है और कुछ भी फील नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि चेरन ने जब से मेरी जिंदगी में आई है तो मेरा जिंदगी एकदम बदल चुका है। प्रोफेसर मेरा दिमाग खराब करता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी मैं चेरन को देखता हूँ तो मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी चेरन को देखना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो खाना खाई होगी या नहीं खाई होगी। फिर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो जिन्बो को देख के कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, क्योंकि तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो और मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। जिन्बो कहने लगता है कि अरे तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मैं तो सब कुछ तुमको बताता हूँ, तुमसे मैं कैसे छुपा सकता हूँ कुछ भी। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि लेकिन तुम बदल चुके हो, तुम्हें मुझे कुछ अलग सा नजर आ रहा है।
फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो जिनबू उससे कहने लगता है कि तुम अपने मिड 20 में हो, तुम इतने जल्दी कैसे थक सकते हो, एक मर्द की तरह काम करो ना। चांगसू बोलने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम सच में अजीब हो, मैं हमेशा लैब में काम करता हूँ, मेरे अंदर कैसे एनर्जी आ सकता है इतना सारा। फिर हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कि यारिम को बोल रहा होता है कि तुम अपना टाइम लेके इधर आ सकते हो, इतना जल्दी होने की कोई जरूरत नहीं है। यारिम कुछ भी नहीं बोल रही होती है। चांगसू बोल रहा होता है क्या तुमने देखा है, यारिम का आंखें बहुत ज्यादा एकदम डार्कर हो गया है। जिनबू बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा है, तुमको उसके बारे में कुछ पता है क्या। चांगसू बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लास्ट ईयर की पार्टी से ही ऐसी बन चुकी है। चांगसू बोल रहा होता है क्या तुमको याद है उसने अपना पार्टी को खत्म करने के बाद बहुत दिनों तक लैब में नहीं आई थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसको कुछ भी नहीं बोला था इतना दिनों छुट्टी लेने के बाद भी। अगर हम लोग ऐसा करते तो प्रोफेसर हमको काट के खा जाता। मैंने तो पूछा था उसके बारे में, लेकिन उसने हमको चिल्ला के बोला था कि तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर जिनबू उसको चुप करने लगता है क्योंकि प्रोफेसर उन लोग के बहुत पास होता है, अगर प्रोफेसर सुन लेता है तो उन लोग को एकदम जिंदा काट देगा। चंगसू बोलता है कोई बात नहीं, अगर उसको सुनना है तो सुन लो, अगर वो सुन लेता है तो मैं बोल दूंगा कि जिन्हों ने ये सब स्टार्ट किया था। फिर जिनबू उसके पीछे पड़ जाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऑलरेडी प्रोफेसर मेरे को दिमाग खा के रखा हुआ है, अगर तुम ये बोल दोगे तो वो प्रोफेसर मेरे को खा जाएगा। फिर जब उन लोग का माउंटेन क्लाइंबिंग खत्म हो जाता है तो वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं और प्रोफेसर यारिम को बोल रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों हो यारिम, तुमको भी हम लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहिए, तुम इसे क्यों खाली बैठे हुए हो। यारिम मन में बोल रही होती है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उस प्रोफेसर का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, चलो प्रोफेसर मैं पी लेती हूँ। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यारिम बोल रही होती है कि प्रोफेसर तुमको याद ही होगा तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था, और प्रोफेसर बोल रहा होता है कि कौन सा बोला प्रॉमिस। ये सुनने के बाद यारिम एकदम गुस्से में चली आती है तो प्रोफेसर बोलने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे सब कुछ याद है उस प्रॉमिस के बारे में। फिर वो प्रोफेसर उसका हाथ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर दूंगा कि तुम बाहर जाकर पढ़ाई कर सको और वापस आके तुम भी एक प्रोफेसर बन जाओ। यारिम बोल रही होती है तुमको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगी तुम्हारे साथ तुमको नहीं पता है। प्रोफेसर बोलने लगता है कि तुम मुझे डरा रही हो क्या। यारिम अपने मन में बोल रही होती है कि मैं क्यों अपने सारे इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अभी। और प्रोफेसर कह रहा होता है कि मैं अपना प्रॉमिस कर रखूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। फिर उन दोनों का डील हो जाता है। फिर हम लोग चरण को देखते हैं जो कि छत के ऊपर खड़ी होती है और अपना मैजिकल पावर का यूज कर रही होती है उधर। वो बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएगा। फिर हम लोग चैंगसू को देखते हैं जो कि जिन्हू को बता रहा होता है क्या तुमको पता है यारिन को प्रोफेसर ने छुआ है। जिन्हू बोल रहा होता है क्या सच में ये सब हुआ है, मैं कभी भी ये सब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारी यारिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लड़की है, उसने ये सब कैसे झेला होगा। चैंगसू कह रहा होता है कि लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले हम लोग का प्रोजेक्ट को रिपोर्ट देना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिन्हू बोलता है कि हेच ग्रुप ने हम लोग उस आदमी की वजह से प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो अभी चला गया हमसे। चैंगसू बोल रहा होता है कि मैंने अपना सारा नाइट को स्पेंड करके उस प्रोजेक्ट को बनाया था, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या हो गया ये। वो लोग कह रहे होते हैं कि प्रोफेसर ने कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं किया था उसके ऊपर, लेकिन सब कुछ वो लेके चला गया, लेकिन हम लोग क्या भी कर सकते हैं, उसने ही हमको दिया था प्रोजेक्ट तो हमको ही सहना ही पड़ेगा। लैब में उधर सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका होता है। फिर जिन्हों का दोस्त आके कहने लगता है कि तुमको डीन ढूंढ रहे थे, तुमको उनके पास जाना चाहिए। फिर हम लोग डीन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुमने ऑलरेडी प्रोफेसर के बारे में तो सुन लिया होगा, मैंने सुना था कि प्रोफेसर का टीम जो भी प्रोजेक्ट को कर रहा था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। जिन्हों बोलता है कि हाँ एकदम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हम लोग को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रिपोर्ट करना था, लेकिन प्रोफेसर ने। फिर वो एक दिन एकदम गुस्से से कहने लगता है कि तो जल्दी से उसको खत्म करो और जल्दी से रिपोर्ट करो हम लोग के पास। वो कह रहा होता है कि तुम उस लैब का सीनियर हो ना, उस प्रोफेसर का काम तो तमाम हो चुका है, लेकिन तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको खत्म करना चाहिए जल्दी से जल्दी। और डीन कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट हैच कर लिया है, तो तुमको जल्दी से जल्दी उसको खत्म करके रिपोर्ट करना चाहिए, इसलिए तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो और जैसे हमारा काम करते हो ना ऐसे करके सबमिट कर दो सब कुछ। जिन्हों बोलते हैं कि मैं समझ गया। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और कहने लगता है कि प्रोफेसर चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट को खत्म करूँ और उनको रिपोर्ट दूं। चिंगसू बताने लगता है कि जल्दी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए वो लोग प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना चाहते हैं और अपना नाम को लेना चाहते हैं ताकि उन लोगों का रेपुटेशन बढ़ सके। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारा बात सच हो सकता है क्योंकि हमारा डीन जल्दी से जल्दी चांसलर बनना चाहते हैं। फिर चिंगसू बोल रहा होता है कि जिन्हू क्या तुम कर सकते हो, अगर देखो तुम कर नहीं सकते हो तो डीन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए तुमको पहले ही अपना मेडिसिन को लेना चाहिए। फिर जिन्हू उसकी बातों को मजाक उड़ा देते हैं और चल पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए उधर से। फिर जिन्हू अपने दोस्तों के साथ उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए लग जाता है। फिर हम लोग रात में देखते हैं जिन्हू जाके चेरन को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने अपना ग्रैंड माँ और ग्रैंड की बातों को माना और क्या तुमने अच्छा खाना खा लिया क्या। चरण बोरी होती है कि हाँ मैंने उन लोगों की बातों को सुना और अच्छा खाना भी खाया है। जिन्हू बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन चरण बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ डैड को काम करना पड़ता है। फिर जिन्हू उसको बताने लगता है कि उसको एक बहुत बड़ा कंपनी में जाना है जिसका नाम है हैच, इसलिए उसको कल लेट हो जाएगा। चरण उसके बारे में पूछती है तो जिन्हू बताने लगता है कि जो मैं काम कर रहा था उसको मैं जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, इसलिए तुमको थोड़ा चेयर करना पड़ेगा और मेरा हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम लोग रात में देखते हैं जिन्हू जो कि सो गया होता है, लेकिन चरण अपना मैजिकल पावर यूज करने लगती है उसके डैडी के ऊपर और बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी चीज़ों को उसके ऊपर डालने लगती है। हम लोग देखते हैं चेहरे उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ें डालने लगती है जैसे कि कॉन्फिडेंस, नॉलेज, चार्मिंग, सब कुछ डालने लगती है उसके ऊपर, लेकिन वो बहुत सारा चार्म डाल देती है जिससे कि उसका डैडी बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाएगा।
फिर फाइनली चेरन सब कुछ उसके ऊपर डाल देती है और कहने लगते हैं कि गुड लक टू टुमारो डैडी। फिर हम लोग सुबह देखते हैं जिन्हो जो कि बहुत सारा ड्रेस को ढूंढ रहा होता है कि उसको कौन सा ड्रेस को पहन के बाहर जाना चाहिए, और चेरन से ही पूछने लगता है ड्रेस के बारे में। चेरन बोलती है कि आप इस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, तो अपना ड्रेस पहन के कहने लगता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा चेरन, बाय बाय। जिन्हो मन में कह रहा होता है कि आज तो मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ आज तो। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्बू कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और उसको बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा होता है। वो सोच नहीं पा रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए। चैंगसुन ने उसको बोला था कि मेडिसिन को खा लेना चाहिए, तो वो सोचने लगता है कि क्या उसको मेडिसिन खा लेना चाहिए। फिर वो अपने आप को शांत करवाने लगता है और कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं जैसे भी करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो चेरन की बातों को याद करने लगता है जिस टाइम पर उसको ऑल द बेस्ट कह रही थी चेरन। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उधर से चलने लगता है। फिर वो जब कंपनी के अंदर जाता है तो उसका एम्प्लॉय आके कहने लगता है कि अभी बॉस को बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इस टाइम में। जिनबू उसको एक यूएसबी देने लगता है और कह रहा होता है कि उसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है, तुम बस इसको प्रिंट कर दो। फिर उधर जिनबू को बहुत ज्यादा अजीब फील होने लगता है, तो वो कहने लगता है कि क्या मैं एक बेवकूफ लड़का हूँ, क्या मुझे मेडिसिन को खा लेना चाहिए। जिनबू उधर रोने वाला शक्ल बना लेता है और कह रहा होता है कि अगर मुझे कोई गलती होता है तो मेरा काम तो खत्म होने वाला है इधर। फिर उधर का सुपरवाइजर आ जाता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हारी बारी आ जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ। जिनून कह रहा होता है कि मैं ऐसे आदमी के सामने प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ जिसको मेरे प्रोफेसर को भी नहीं जानते हैं ठीक से। फिर उधर का बॉस आ जाता है और जिनबू को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जिनबू को बहुत ज्यादा डर फील हो रहा होता है। जिनबू कह रहा होता है कि उसका औरत तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने उसका न्यूज भी देखा था लेकिन उसमें उतना ज्यादा नहीं तो लग रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे लात मार के बाहर फेंक देगा। फिर अपने आप को शांत करवाता है और कहने लगता है कि मैं कर सकता हूँ। फिर वो अपना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता है। जिनबू अपना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और जिस तरह से करके उसको खत्म कर देता है, सबको थैंक यू बोलने लगता है। वो बहुत ही घबरा गया होता है। वो कह रहा होता है क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है, ये लोग शांत क्यों खड़े हुए हैं। फिर उधर की बॉस उसका नाम पूछने लगते हैं, तो जिनबू कह रहा होता है कि वो मेरा नाम को क्यों पूछ रहे हैं। जिनबू अपना नाम बता देता है। फिर वो बॉस उससे मेन एस्पेक्ट रेशियो के बारे में पूछने लगते हैं, तो जिनबू उसको भी बता देता है। वो बॉस जिन्बू की बातों को सुनने के बाद उसे चला जाता है और जिन्बू एकदम शौक में चला आता है और कह रहा होता है कि उसका स्माइल का मतलब क्या है। उसने अचानक से उठ के उधर से चला गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मैं बर्बाद हो जाएगा कम्प्लीटली। वो एम्प्लॉय लोग कहने लगते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे प्रेजेंटेशन को सुना है, ऐसा लगता है बॉस ने तुम्हारे प्रेजेंटेशन को राजी हो गए हैं। फिर वो उधर के एम्प्लॉय लोग खतरनाक वाला डिस्कशन करने लगते हैं और कुछ देर जाने के बाद जिन्बू को छोड़ देते हैं उधर से। वो बंदा बाहर जिन्बू को बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुम एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, लेकिन तुमने तो मुझे तुम्हारा देखने का नजरिया ही बदल दिया बच्चे। मैं तुमको सच बताऊं तो हम लोगों ने डिस्कशन पहले ही कर लिया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को एकदम खतरनाक वाला ना बोलने वाले हैं, लेकिन मुझे तुमको कुछ पूछना भी था, क्या तुम बाहर स्टडी करना चाहते हो। जिन्बू जिन्बू बोलता है कि अभी तो मुझे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो मुझे जॉब की जरूरत है, तो मैं जॉब के बारे में ही सोच सकता हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं बॉस को देख के कह सकता हूँ कि वो तुमको हायर करने वाले हैं इस कंपनी में, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि बॉस क्या सो करने वाले हैं अभी। फिर जिन्बू उधर कुछ देर वेट करता है और उसको फाइनली गुड न्यूज मिल जाता है कि बॉस ने उसका प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर जिन्बू घर की तरफ चलने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि बॉस ने मेरा प्रोजेक्ट को लाइक किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, नहीं तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ सिलेक्ट होने वाला था। वो बहुत ही खुश होकर उधर से जा रहा होता है। फिर उसको एक मैसेज आता है। वो जब देखता है ना, उसको इन्होंने बहुत सारा पैसा भेज दिया होता है। याना ने उसको चरण की देखभाल करने के लिए बहुत सारा पैसे भेज दिया होता है, इसलिए वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आज तो मैं घर फ्राइड चिकन लेके जाऊंगा। लेकिन रुको, ये तो बहुत सारा पैसा है, हम लोग तो बाहर भी जा सकते हैं खाना खाने के लिए, कैसा होगा अगर हम लोग बाहर जाएं तो। जिन्बू जल्दी घर जाता है और अपने पेरेंट्स को लेकर खाना खाने के लिए जाता है। उसके पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि तुम जल्दी स्कूल से आ गए और हमको खाना खाने के लिए भी ले आए हो, कुछ गड़बड़ है क्या। और ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव है। जिन्बू बोलता है कि हाँ, मेरा प्रोजेक्ट आज खत्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी आ गया इधर। उसके पेरेंट्स उससे पैसे के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो कहता है कि चरण की मॉम ने ये सब भेजा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चरण उधर बैठ के खाना खा रही होती है और बोल रही होती है कि क्या मॉम ने पैसे भेज दिया है। फिर उसके पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि चरण बहुत ही अच्छी लड़की है और अच्छे से व्यवहार भी करती है, इसका मतलब इन्होंने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। जब तुम छोड़े थे तुमने बहुत सारे प्लेट को भी तोड़ा हुआ था, लेकिन मैं ये देख के आश्चर्य हूँ कि उस लड़की तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई है। जिन्बू को कहने लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि चरण अपने मॉम के ऊपर गई है। फिर जिन्हों अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलने लगता है कि उन्होंने अच्छे से चेरन का ख्याल रखा हुआ है, लेकिन उन लोगों को फिर से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में पूछने लगते हैं, तो वो बताता है कि वो कह रहा होता है कि प्रोफेसर जिसके बारे में आपको हमेशा बताता था वो अभी नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को लैब जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर नहीं हो गया तो हम लोग लैब में जाके क्या करेंगे। उसके मॉम पूछने लगती है कि अगर तुम्हारा प्रोफेसर नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई के बारे में क्या होगा। तो जिन्हों बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने डॉक्टर की डिग्री को कंप्लीट करते सीधा चला जाऊंगा टेक्निकल रिसर्च में। फिर उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम कर सकते हो। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। जिन्बू अपने डॉटर से पूछ रहा होता है कि कैसा लगा तुमको, जब मैं उधर नहीं था तो तुमको ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रहना कैसा लगा। चरण बोल रही होती है कि बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना भी दिया। जिन्बू पूछने लगता है क्या वो लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लगे, क्या उनके साथ तुम रहना चाहते हो। तो हमारे चरण बोलती है कि नहीं, डैडी बेस्ट है, मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। जिन्बू उसको उठा लेता है और कह रहा होता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारे साथ रहना।
फिर चेरन जिन्बू के चश्मे के बारे में पूछने लगती है कि डैड क्या आपको ये चश्मा बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो जिन्बू भी बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे स्टडी के लिए इसको पहनना ही पड़ेगा। फिर जिन्बू बोल रहा होता है कि तुमको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो। चेरन बोलने लगती है कि अब कोर्स तुम मेरे फादर हो तो मैं तुम्हारे बारे में वरी तो करूंगी ही। और जिन्बू कह रहा होता है कि हर साल मुझे विंटर में ठंडा लगता है, लेकिन इस साल मैं कह सकता हूँ कि चेरन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि प्रोफेसर के ऊपर सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, लेकिन यरीम ने भी बहुत सारे एविडेंस को भी कलेक्ट कर लिया होता है। सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब लोग ये प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी उस प्रोफेसर को हटाओ, क्योंकि उस प्रोफेसर ने किसी का रेप कर दिया होता है, इसलिए सब लोग चल पड़ते हैं उस प्रोफेसर को निकालने के लिए। फिर हम लोग चेरन और जिन्बू को देखते हैं, जो कि चेरन बोल रही होती है क्या डैड हम लोग कल घूमने के लिए जा रहे हैं पार्क में। जिन्बू उसको हाँ बोल देता है और कह रहा होता है कि कल वेदर एकदम मस्त होने वाला है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं और बहुत सारा मस्ती करते हैं। फिर जिन्बू उधर नोटिस करता है कि उधर बारिश शुरू हो जाता है। तो जिन्बू कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो विंटर का सीजन चल रहा है तो बारिश कैसे हो सकता है। चेरन पूछने लगते हैं कि डैड क्या कल भी बारिश होने वाला है। तो जिन्बू अपना वेदर ऐप को देखता है और कहने लगता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वेदर कैसे चेंज हो गया। अगर ऐसा वेदर रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस हम लोग घर में बैठ सकते हैं। फिर हम लोग चेरन को देखते हैं जो कि प्रे करने लगती है वेदर को। चेरन जो कि वेदर को प्रे कर रही होती है जाने के लिए, देख के जिन्बू को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। फिर चेरन अपने डैड को बोलने लगती है कि डैड आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी प्रे करो रेन को। फिर चेरन अपने डैड के हाथ को पकड़ के दोनों मिलके एकदम प्रे करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि आई होप कि कल की वेदर एकदम साफ हो जाए ताकि हम लोग बाहर घूमने के लिए जा सकें। फिर हम लोग सुबह सुबह देखते हैं चेरन अपने फादर को उठाने लगती है और कह रही होती है कि डैडी जल्दी उठो और बाहर देखो। हम लोग बाहर देखते हैं जो कि वेदर एकदम साफ हो चुका होता है, बाहर स्नो पड़ रहा होता है और जिन्बू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। चेरन बोल रही होती है कि डैड हम लोग का प्रे काम कर रहा है। फिर वो लोग चल पड़ते हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि जल्दी उनको जाना पड़ेगा नहीं तो ट्रैफिक आ जाएगा बाद में। फिर वो दोनों रेडी होकर सीधा चल पड़ते हैं पार्क में घूमने के लिए एकदम। जब वो लोग पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो चेरन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिन्बू भी पूछने लगता है कि क्या तुमको पसंद आया ये जगह। चेरन बोलती है कि हाँ मुझे ये जगह बहुत पसंद आया और जिन्बू कहने लगता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले हम लोग को एनिमल को देखने जाना चाहिए क्या। फिर वो जाकर चेरन के लिए एक टोपी खरीदने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा वार्म भी फील हो रहा होता है। चेरन जिन्बू को पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्बू कहने लगता है कि नहीं वो चीज़ मेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। लेकिन वो चेरन की भोला वाला शक्ल को देख के पिघल जाता है और पहन लेता है उस चीज़ को अपने सर के ऊपर। पीछे से कुछ लोग जा रहे होते हैं जो कहने लगते हैं कि देखो उस लड़के और उसकी बच्ची को दोनों एकदम मैच मैच कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहे हैं। ये सुनकर जिन्बू को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग चल पड़ते हैं दूसरी तरफ घूमने के लिए। जिन्बू कह रहा होता है कि चरण अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। उधर जिन्बू सोच रहा होता है कि पहले उसको क्या दिखाने के लिए ले जाना चाहिए, उसको क्या एनिमल दिखाने के लिए ले जाना चाहिए या किड विलेज में जाना चाहिए। लेकिन चरण एक बहुत बड़ा झूला को देख के एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि डैडी मुझे वो ट्राई करना है अभी के अभी। जिन्बू उसको मना करता है और कहता है कि हम लोग उधर अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तुम छोटी हो और वो बहुत ज़्यादा बड़ा झूला है, जब तुम बड़ी हो जाएगी तो हम लोग साथ में जाएंगे उधर। फिर चरण रेलगाड़ी की तरफ दिखाने लगती है और कह रही होती है कि मुझे उसको राइड करना है, लेकिन जिन्बू उसको भी मना कर देता है। चरण बोल रही होती है कि चरण को ऐसा चीज ट्राई करना है जो कि बहुत ही ऊपर जाता होगा। तो जिन्बू उसको पूरा ऊपर ले जाता है और पूरा पार्क का सीन दिखाने लगता है और चरण को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। जिन्बू चरण की बहुत सारे पिक्चर को कैप्चर करने लगता है और कह रहा होता है कि मेरा बेटी बहुत ही क्यूट है, मैं जो भी पिक्चर लेता हूँ वो एकदम सुंदर दिखता है। मुझे नहीं पता है कि हम लोग फिर से इधर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारा पिक्चर कलेक्ट कर सकता हूँ जिसको मैं बाद में देख सकता हूँ। फिर वो दोनों सर्कस घूमने के लिए जाते हैं और उधर बहुत सारा मस्ती करते हैं और उसके बाद वो लोग सेंटा की ट्री को भी देखने के लिए जाते हैं। फिर जिन्बू ने बहुत सारे पिक्चर को कलेक्ट कर लिया होता है और धीरे धीरे करके डार्क भी हो रहा होता है, तो वो कहने लगता है कि क्या हम लोग को जल्दी से घर जाना चाहिए। फिर जिन्बू देखता है कि चरण उसके पास नहीं होती, इसलिए वो घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि चरण उसके सामने ही खड़ी होती है। वो जाकर चरण के हाथ को पकड़ लेता है और चरण बोल रही होती है कि डैडी आपका हाथ बहुत ही गर्म है। फिर वो दोनों उधर बहुत सारा मस्ती करने लगते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं कि वो लोग फ्यूचर में वापस आएंगे, वो भी उन लोग के मॉम के साथ। फिर हम लोग रात में देखते हैं कि चरण बता रही होती है कि आज उसको बहुत सारा मजा आया है और जिन्बू उसको बहुत सारे पिक्चर दिखा रहा होता है जो भी उसने लिया है उसका। चरण को एक पिक्चर बहुत ज्यादा पसंद आता है जिसमें कि अपने डैडी के साथ उसने सेल्फी लिया होता है। जिन्बू कहने लगता है कि तुमको मेरे साथ पिक्चर उठाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो जिन्बू से कहने लगता है कि आज से मैं बहुत सारा पिक्चर लेने वाला हूँ हम दोनों का। फिर हम लोग को ऑथर बता रहा होता है कि आज उन लोगों का दिन बहुत अच्छा गया है और आई होप कि उन लोगों का दिन ऐसे ही चलता रहे आगे। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं चरण उठ चुकी होती है, अपने डैडी को उठा रही होती है और कह रही होती है कि डैडी जल्दी से उठ जाओ, देखो सुबह हो चुका है। जिन्बू जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया होता है वो कह रहा होता है कि कल तुमने बहुत सारा मस्ती किया था, क्या तुमको बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हो रहा है। चरण ना बोलती है और हमारे जिन्बू सोचने लगता है कि चरण ऐसे कैसे हो सकती है, वो तो पूरा दिन खेल रही थी, उसको कैसे टायर्ड नहीं लग सकता है। मुझे जितना पता है छोटे छोटे बच्चे तो बहुत टाइम तक सोते रहते हैं और उनको उठाने के लिए बहुत सारा नखरा भी करना पड़ता है। फिर चरण पूछने लगती है कि डैडी तुम क्या सोच रहे हो। तो जिन्बू बोलने लगता है कुछ भी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर चरण पूछने लगते हैं कि कितना सुंदर। तो हमारे जिन्बू बोलता है कि पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हो तुम। फिर चरण बोलने लगती है कि मैं अपने डैडी को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ इस दुनिया में सबसे भी ज़्यादा।
फिर जिन्बू उठता है, अपना चश्मा पहनता है और कहने लगता है कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। वो कहने लगता है कि मेरे सर में क्या हो रहा है, मेरे चश्मे का नंबर फिर से तो नहीं बढ़ गया है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं कैसे अभी करूंगा। चरण पूछने लगती है कि डैडी तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा जिन्बू बोलता है कि ऐसा लगता है मेरे चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। जिन्बू डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा आंखें धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, तुम्हारे चश्मे का नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। फिर वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है और दूसरा डॉक्टर कहने लगता है कि तुम्हारा आई साइड बहुत ही इंप्रूव हो चुका है। डॉक्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारा आई साइड -3 पर है, लेकिन जिन्बू बोल रहा होता है कि मैंने कल ही तो चेक किया था, मेरा आई साइड -4 हुआ था। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगता है कि रियली तुम्हारा आंखें इतना जल्दी ठीक हो रहा है क्या। जिन्बू पूछने लगता है कि क्या कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है क्या। तो डॉक्टर बोलने लगते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है जो कि कुछ लोगों के साथ ही होता है। जिन्बू पूछने लगता है कि क्या मुझे कोई नया ग्लास लेना चाहिए। तो डॉक्टर बोलने लगती है कि कोई फायदा नहीं, तुम्हारा आईसाइट फिर से चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग घर में देखते हैं जिन्बू कुछ आर्टिकल रीड कर रहा होता है और जिसमें कि लिखा होता है कि कोई पर्सन का इतना जल्दी आईसाइट ठीक हो सकता है क्या। उसको पता चलता है कि अगर कोई आदमी बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करता है तो उसका आंखें जल्द ठीक हो सकता है, लेकिन जिन्बू तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करता है, उसका आंखें कैसे ठीक हो सकता है। फिर वो चरण के बारे में सोचने लगता है और कह रहा होता है कि क्या मुझे चरण के लिए कुछ बुक बाय करना चाहिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। वो चरण से पूछने लगता है कि चरण क्या तुमको बुक चाहिए। तो चरण भी बोलने लगती है कि हाँ मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक पढ़ना है। फिर वो लोग बुक बाय करने के लिए जाते हैं और जिन्बू कह रहा होता है कि अगर तुमको कोई बुक पसंद आया तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए वो बुक को खरीद दूंगा। जिन्बू भी सोचने लगता है कि उसको कैसा बुक पसंद होगा, कोई कॉमिक बुक या स्टोरी बुक पसंद होगा उसको। चरण जो कि एक मैथ की बुक को निकालने लगती है और कहने लगती है कि डैडी मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। ये देख के उसका फादर एकदम शौक में चला आता है क्योंकि सब लोग को मैथ टफ लगता है। और जिन्बू पूछने लगता है क्या तुमको सच में ये बुक चाहिए। तो चरण बोलते हैं कि हाँ मुझे ये बुक चाहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस बुक को पढ़ने में। जिन्बू पूछने लगता है कि क्या तुमने पहले मैथ सीखा हुआ है, लेकिन चरण बोलती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस बुक को देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। जिन्बू उस बुक को पकड़ कह रहा होता है कि मैं बेकार में ही बुक को खड़े रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो बुक को आधा पढ़ेगी और फेंक देगी। तो फिर जिन्बू उसे प्रॉमिस करवाने लगता है कि अगर तुमको ये बुक पूरा खत्म करना है तभी मैं तुमको खरीद दूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा इस बुक को। तो हमारे चरण भी उससे प्रॉमिस करने लगते हैं कि उस बुक को वो पूरा खत्म करेगी। जिन्बू को पैसा बर्बाद लग रहा होता है, लेकिन उसने जैसे भी करके उसको बुक खरीद ही देता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और जिन्बू कह रहा होता है कि मैं बाहर खाना खाना चाहता था, लेकिन मैंने अपना सारा पैसा को बुक खरीदने में ही लगा दिया। फिर जिन्बू लंच बनाने के लिए जाता है और चरण को बोल देता है कि मैं लंच बनाने के लिए जा रहा हूँ और तुमको बुक को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। चरण ओके बोलती है और जिन्बू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मैथ की बुक में कैसा फन हो सकता है। जिन्बू खाना बनाते हुए सोच रहा होता है कि क्या छोटे बच्चों को सच में मैथ पसंद आता है। जब जिन्बू खाना बना रहा होता है तो चरण उसके पास आ जाती है और दिखाने लगती है कि उसने सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जिन्बू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जल्दी से जल्दी चेक करने लगता है सारा आंसर को और सारा आंसर एकदम करेक्ट भी होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या हैना ने उसको ये सब सिखाया है, कैसे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकती है इतनी जल्दी। जिन्बू उसको कहने लगता है कि तुमने सारा का सारा चीज को एकदम करेक्ट किया है, क्या तुमको मॉम ने सिखाया ये सब। चरण बोलने लगती है कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो जिन्बू कहने लगता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुमको ये सब समझ में आ गया। चरण बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे नंबर बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं इसलिए मैंने सब कुछ को सॉल्व कर दिया है। जिन्बू उधर सोचने लगता है कि क्या उसके पास मैथ का टैलेंट है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे याद है जब मैं मैथ का जीनियस हुआ करता था अपने बचपन में। जिन्बू कह रहा होता है कि जब मैं छोटा था ना, मुझे मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था और ऐसा लगता है चरण में भी वो सारा गुण है जो कि मेरे में था। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम और भी मैथ सीखना चाहते हो, मैं तुमको डिनर के बाद सब कुछ सिखा दूंगा। चरण ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि सच में क्या डैडी आप मुझे ये सब सिखाने वाले हैं, सच में डैडी, आई लव यू डैडी। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्बू उसको मैथ सिखाने लगता है और चरण भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एकदम मास्टर हो जाती है। फिर जिन्बू सोचने लगता है कि क्या मुझे उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहिए और छोटी बच्ची क्या मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद रख पाएगी। जिन्बू उसको टेबल सिखाने लगता है और चरण भी एक ही बार में सब कुछ याद कर लेती है, इसलिए जिन्बू एकदम शौक में आ जाता है। जिन्बू कह रहा होता है कि मेरी बेटी बहुत ही स्मार्ट है और चरण बोली होती है कि डैडी क्या तुमको भरोसा नहीं हो रहा है, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो मैं स्मार्ट ही होंगी ना। तो जिन्बू भी बोल देता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम कर सकती हो, तुम जीनियस हो सकती हो। तो चरण उसका मुंह को पकड़ लेती है और कह रही होती है कि लेकिन आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको बिलीव भी नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। चरण बोलती है कि मैंने सब कुछ याद कर दिया है, इसलिए जिन्बू उससे पूछने लगता है और चरण सारे सवालों का आंसर करेक्टली देने लगती है। जिन्बू उससे और भी ज्यादा सवाल पूछता है और चरण सारे सवालों का एकदम करेक्टली आंसर दे देती है। तो जिन्बू एकदम शौक में आ जाता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मुझे पता है तुम्हारे मॉम ने ये सब तुमको सिखाया होगा, है ना। चरण बोलने लगती है कि मुझे मॉम ने कुछ भी नहीं सिखाया है, क्यों आप मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो डैडी। तुमको पता है कि चरण कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है, तो तुम कैसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। जिन्बू कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे भी पता चल चुका है कि मेरी बेटी बहुत ही अमेजिंग लड़की है। चरण एक ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है और अपसेट हो जाती है और कहने लगती है कि डैडी तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं, है ना। जिन्बू अपना हाथ जोड़ के कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी डाउट नहीं करने वाला हूँ, इस बार तो मुझे माफ कर दो। चरण उसको माफ कर देती है और कहने लगती है कि कभी भी मेरे ऊपर डाउट मत करना, ओके। जिन्बू भी कह रहा होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो जल्दी।
फिर चेरन उसको गले लगा लेती है और उन दोनों का बीच का एकदम झगड़ा खत्म हो जाता है। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि यह पॉसिबल हो सकता है, इतने छोटे उम्र के बच्चे भी मोटिफिकेशन सीख सकते हैं क्या। फिर हम लोग को राइटर बता रहा होता है कि जिन्बू भी उसके ऊपर भरोसा कर लिया होता है कि उसके बेटी एक जीनियस है और उसने भी उसको बहुत सारा मैथ को सिखाना स्टार्ट कर दिया है। चेरन जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन को एकदम चुटकी में खत्म कर दे रही होती है और जिन्बू एकदम शौक में आ गया होता है। वो मन में कह रहा होता है कि वो कैसे एरिया ऑफ द सर्कल को कैलकुलेट कर सकती है, और अगर देखा जाए तो वो 6 साल की बच्ची है जो कि इतने जल्दी मैथ कैसे सीख सकती है। फिर जिन्बू इमेजिन करने लगता है कि उसके बेटी एक ट्रॉफी को लेकर खड़ी हुई है जिसको बहुत सारे मैथमेटिशियन ने दिया है क्योंकि उतने छोटे उम्र में इतना कॉम्प्लेक्स मैथ को सॉल्व करने के लिए। जिन्बू यना के बारे में सोचने लगता है जो कि नॉर्मल लड़की हुआ करती थी अपने स्कूल के टाइम पर। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन यना उधर होती तो हम लोग साथ में बैठ के कुछ डिस्कशन कर सकते थे। यना ने मुझे पैसे तो भेज दिया है लेकिन मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, वो फोन भी नहीं उठा रही है और उसका कुछ भी पता नहीं है इधर। तो मैं अपने बेटी के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारा डिसीजन को अकेले नहीं ले सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई तो चाहिए। नया साल भी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बात करना पड़ेगा इसके बारे में। फिर उधर एक नया साल शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि चरण अपने ग्रैंड माँ के घर गई होती है उधर से। वो कह रही होती है ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया है। जिन्बू के फादर उसे बोल रहे होते हैं कि तुम लोग अच्छा किया कि तुम लोग इधर आ गए, क्या उधर ट्रैफिक नहीं था क्या। जिन्बू कह रहा होता है कि सोनबू बहुत ज़्यादा पास में है, मैं होप करता हूँ कि उधर बहुत सारा ट्रैफिक ना हो। फिर वो लोग कार में बैठ के इधर जाने लगते हैं। जिन्बू के मॉम चरण से जब पूछने लगती है तो चरण बताने लगती है कि मुझे डैड मैथ सिखा रहे हैं इसलिए मैं मैथ सीख रही हूँ। जिन्बू कह रहा होता है कि वो लड़की बहुत ही स्मार्ट है, उसने 3 वीक में ही सारा का सारा मैथ को सीख लिया। जिन्बू के फादर को सब के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है तो चरण बोलने लगती है कि क्या ग्रैंडपा आपको भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या। फिर जिन्बू के फादर कह रहे होते हैं कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी ग्रैंडडॉटर तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। फिर जिन्बू बोल रहा होता है कि मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है तो उसके फादर बोलते हैं कि तुमको किस बात की चिंता हो रहा है, ये तो अच्छा है ना कि स्मार्ट बनना, बेवकूफ़ होने से तो अच्छा है कि स्मार्ट बनकर जिंदगी जीना चाहिए। तो जिन्बू कहने लगता है कि मुझे उसके एजुकेशन के बारे में सोचना है और उसके गिफ्टेड टैलेंट के बारे में सोचना है, आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। जिन्बू के फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है, मैंने कभी भी कोई जीनियस लड़की को बड़ा नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी। जिन्बू के मॉम कहने लगते हैं कि इसमें जल्दी क्या है, हम लोग शांति से सोच लेंगे उसके बारे में कुछ ना कुछ। जिन्बू मन में कह रहा होता है कि इधर बहुत बड़ा समस्या हो क्या है और मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, मैं बस इन्हों को बता सकता हूँ लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं है। फिर कोई कह रहा होता है कि तुम तो जिन्बू की डॉटर हो, मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और तुम तो एक डॉल जैसी लगती हो। चरण अपना नाम बताने लगती है उनको और जिन्बू का बहन उसे पूछ रही होती है कि तुम श्योर तो हो ना वो लड़की तुम्हारी तो है ना, क्योंकि उस लड़की का शक्ल तुमसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो जिन्बू कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ वो लड़की मेरी है। फिर एक बंदा कहने लगता है कि तुम अभी तक उसके मॉम को ढूंढ नहीं पाए हो, अगर तुम बोलते हो तो मैं एक डिटेक्टिव को हायर कर लूंगा उसको ढूंढने के लिए, तुम क्या बोलते हो बोलो मुझे। जिन्बू कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो लड़का कहने लगता है कि क्या पता हम लोग को उसको ढूंढना चाहिए, उसको हमारा हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जिन्बू उसको मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, तुमको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिन्बू बाहर जाके कह रहा होता है कि आई थिंक वो सही बोल रहा था, मैंने कहीं भी चरण की मॉम से अच्छे से बात नहीं किया है, मुझे उससे बात करना चाहिए अच्छे से। फिर उधर चरण आ जाती है और कहने लगती है डैडी तुम उधर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि चरण तुम बाहर क्या कर रहे हो, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए तुम अंदर जाओ। चरण आके उससे गले लग जाती है और कहने लगती है कि डैडी है ना, डैडी मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर जिन्बू पूछने लगता है कि चरण क्या तुम अपने मॉम को मिस करते हो। तो चरण भी बोलती है कि हाँ मैं अपने मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ। फिर जिन्नू कह रहा होता है कि मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, अभी मुझे उसके साथ बहुत सारा काम है इसलिए मुझे जैसे भी करके उसको ढूंढना ही पड़ेगा। फिर जिन्नू को एक कॉल आ जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि हॉलीडे में किसका कॉल आ सकता है। वो देखता है वो जो कि हैना का होता है। जिन्नू फटक से कॉल उठाता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रही थी, मैंने तुमको कितने बार कॉल किया है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी इतने टाइम तक, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम हो किधर और तुमने मेरे इतना सारा कॉल को क्यों नहीं उठाया, मुझे उसके भी वजह चाहिए जल्दी से जल्दी। ये ना बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते हो और मुझे माफ़ कर देना, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ तुमको। जिन्नू पूछने लगता है कि क्या तुम कर्ज में डूबे हो इसलिए तुम लोग भाग रहे हो। तो बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं कर्ज में डूबा हुआ होता तो तुमको इतने सारे पैसे कहाँ से भेजता। जिन्नू पूछने लगता है कि क्या तुमको चरण की याद नहीं आती। तो वो बोलती है कि ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उसकी और मैं तुमको भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। जिन्नू कहने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुमको 7 सालों से अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा है और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे तुमको एक सवाल पूछना है, तुमने चरण को छोड़ तो नहीं दिया क्योंकि तुमको एक दूसरा लड़का मिल चुका है इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया है। तो है ना उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, चीटिंग मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास बस तुम और चरण हो तो मैं दूसरे लड़के के लिए कैसे तुम दोनों को छोड़ सकती हूँ, तुम उसके बारे में बिल्कुल ही भूल जाओ। ये ना उसको बहुत ज़्यादा गाली देने लगती है और कह रही होती है कि अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ फिर से। जिन्नू उसको सॉरी बोलता है। ये ना बोलती है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और कहने लगती है कि मैं जल्दी लौट आऊंगी, तुम दोनों को बस मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। फिर जिन्नू पूछने लगता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम सारी चीज़ों के बारे में तुम मुझे कब बताओगे, मुझे जल्दी से जल्दी जानना है उसके बारे में। ये ना बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन एक दिन मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, तुमको बस मेरे लिए रुकना पड़ेगा और मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा।
है ना उसको प्रॉमिस करने के लिए कहता है तो जिनू उसको प्रॉमिस कर देता है और कह रहा होता है कि चरण बहुत ही स्मार्ट है। वो कह रहा होता है कि मैं सब नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारी बेटी है, वो सच में एक जीनियस है और हम लोग को उसके फ्यूचर एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। है ना बोलती है कि अगर चरण चाहती है तो वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो जो भी कुछ नहीं चाहती है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो कहने लगती है कि तुमको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत दिनों से नहीं रही है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की है। जिनबू कह रहा होता है कि हाँ वो जो चाहे मैं उसको करने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं पूरा दिन नहीं रह सकता हूँ क्योंकि अगर मुझे जॉब मिल जाता है तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, बस रात में ही उसके साथ रह सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुमको इधर आना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यह ना बोलती है कल मैं तुमको पैसे भेज दूंगी, तुमको एक टीचर को हायर करना पड़ेगा उसके लिए और मैं सारा खर्चा को उठा दूंगी मैं। फिर जिनबू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि हमारे बेटी की मेडल और तुमको ये पैसे की पड़ी हुई है अभी तक। यह ना बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने तुमको पहले भी बोला है कि मैं उधर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। फिर जिनबू उसको कहने लगता है कि मैं अकेले उसको पाल सकता हूँ, तुमको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में। फिर वो गुस्से से अपना कॉल को काट देता है और चरण बोरी होती है कि डैडी क्या तुम मॉम के साथ फाइट कर रहे हो। जिन्हों कहने लगता है कि सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया, क्या तुमको डर लग रहा था, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। चरण बोल रही होती है कि तुम मेरे मम्मी के साथ फाइट नहीं कर सकते हो और जिन्बू मन में कह रहा होता है कि मैंने अपना बेड साइड को उसको देखा दिया है, मैंने कभी भी उसके सामने गुस्सा नहीं किया था। फिर वो चरण को बोलता है कि अंदर चले जाओ नहीं तो तुमको ठंडी लग जाएगी। जिन्हों फिर से याना को कॉल करने लगता है उसको सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसका नंबर तो लगता ही नहीं है। जिन्हों फिर से ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं है, याना ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। जिन्हों बहुत सारा ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं, उसका कॉल नहीं लगता है। वो कहने लगता है ऐसा लगता है ये हमारा कॉल लास्ट कॉल था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसको आई लव यू टू बोल देता। फिर उसको हैना का मैसेज आ जाता है जिधर की वो बोरी होती है कि अभी मेरे लिए कॉल करना मुश्किल है, लेकिन तुम मुझे मैसेज के सहारे हम लोग बात कर सकते हैं, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, लेट हो जाए लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हारा रिप्लाई जरूर कर दूंगी। वो कह रही होती है कि मैं पैसे भेज रही हूँ, अगर तुमको उसके लिए टीचर नहीं बुलाना है तो तुम उसके लिए कुछ बुक भी खरीद सकते हो। फिर जिनको कहने लगता है कि मुझे जितना भी याद है यानी कि फैमिली एक नॉर्मल फैमिली है, उसके पास इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है, कहीं वो कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं कर रही है, मुझे उसको मैसेज करके पूछना पड़ेगा उसके बारे में सब कुछ। येना का मैसेज आ जाता है और कह रही होती है कि तुमको क्या पता नहीं है मेरी फैमिली कितना रिच है, और वैसे भी मैं तुमको जितना भी पैसा भेज रहा हूँ ना वह मेरा पॉकेट मनी है, इसलिए तुमको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के जिन्बू सोचने लगता है कि क्या उसका पॉकेट मनी है, लेकिन इतने पैसे में तो मेरा एक मंथ का गुजारा हो जाएगा आराम से। फिर जिन्बू कह रहा होता है कि मैं कल चरण से पूछ लूंगा, वैसे भी छोटे बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, मैं उससे पूछ लूंगा कि वो पहले कहाँ रहा करती थी, क्या वो बहुत बड़ा घर था उसमें। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं जिन्बू उससे पूछ रहा होता है और चरण बता रही होती है कि मेरे मॉम का हाउस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो कह रही होती है कि मैं बहुत बार उधर घूम चुकी हूँ, लेकिन बटलर रूम हमेशा मुझे ढूंढ लेता था जब मैं उधर खो जाती हूँ। फिर जिन्बू अपने मन में सोचने लगता है कि क्या इतना बड़ा घर है, क्या उसमें बटलर भी है, इसका मतलब वो लोग बहुत बड़े रिच फैमिली हैं। फिर जिन्बू की मॉम मुझसे पूछने लगती है कि क्या तुमने हैना के साथ बात किया, मैंने सुना है कि तुमने कल हैना के साथ बात कर रहे थे। जिन्बू बोलता है कि हाँ उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने बोला है कि वो अभी सेफ है, हम लोग उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास बहुत बड़ा फैमिली है और वो एकदम सेफ है। जिन्बू कह रहा होता है कि अगर वो लोग इतना अमीर है तो उन लोगों के पास बहुत सारा प्रॉब्लम भी होगा, चलो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। फिर उधर चरण आ जाती है और बोरी होती है कि डैडी मैंने इधर बहुत सारा स्टार को देखा है और बहुत सारा यमी यमी चीज़ को खाया है। फिर वो कहता है कि हम लोग फिर से इधर घूमने के लिए आएंगे और जाते हुए कह रहा होता है कि हम लोग के पास बहुत टाइम है, इसलिए मुझे चरण के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से चरण के बारे में सोच सकता हूँ, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। फिर वो लोग अपने कजन के घर से उधर से चलने लगते हैं अपने टाउन की तरफ। फिर हम लोग कुछ दिन जाने के बाद देखते हैं जिन्बू की आंखों में कुछ होने लगता है तो चल पड़ता है डॉक्टर के पास फिर से दिखाने के लिए। डॉक्टर कह रही होती है कि तुम्हारा आई साइट फिर से बढ़ चुका है और बढ़ के 1 हो चुका है, और डॉक्टर उसके ऊपर लड्डू हो जाती है और कहने लगते हैं ये तो बहुत बड़ा रेयर केस है, प्लीज मुझे परमिशन दो कि मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी कर सकूं। जिन्बू कह रहा होता है तो ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मुझे इस ग्लास को पहनना पड़ेगा कि इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से मुझे। और डॉक्टर उसको कहने लगती है कि अभी तुमको चश्मे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम आराम से घर जा सकते हो अभी। ये सुन के जिन्बू को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है क्योंकि वो 15 सालों से ग्लास को पहन रहा होता है। वो चलते हुए घर की तरफ जाने लगता है और जाके मिरर में अपने आप को देख के कह रहा होता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिना ग्लास के मैं अपने आप को देख पाऊंगा, लेकिन देखो आज ये हो गया। लेकिन मैं ये गारंटी दे के कह सकता हूँ कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने कोई सर्जरी किया है उसके बाद ही मेरा आंखें ठीक हुआ है। तो अपने फेस को मिरर में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे बिना ग्लास के तो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ यार, और उधर के लोग भी उसको अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। फिर उसको चेंगसू का कॉल आ जाता है और वो पूछने लगता है कि तुम 1 महीने से कहाँ गए हो गए थे, तुम्हारा कॉल भी नहीं आया है, कहीं तुम खत्म तो नहीं हो गए हो। ये सुन के हमारा जिन्सू एकदम गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि जब मैं मरूंगा ना तुमको अपना सारा प्रॉपर्टी लिख के मरूंगा बास्टर्ड। फिर हमारा चेंगसू पूछने लगता है कि क्या तुमने शादी कर लिया है इसलिए तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे थे इतने दिनों तक। जिन्नू बोलता है नहीं, और वो मन में बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसको छुपाने का, मुझे चरण के बारे में सब लोग को बताना पड़ेगा। फिर वो चेंगसू कह रहा होता है कि अगर तुमको मेरे बारे में और भी ज्यादा जानना है तो तुम मेरे घर आ सकते हो बोल के कॉल को काट देता है। जिन्नू बोल रहा होता है मैंने तो उसको बता दिया है, लेकिन क्या वो घर आ पाएगा मेरा। फिर जिन्बू घर आ जाता है और चरण उसको देख के बोरी
पूछती है कि डैडी तुम्हारा चश्मा कहाँ है, तुम बिना चश्मे के बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। जिन्बू पूछता है कि क्या मैं सच में अच्छा दिख रहा हूँ, तो चेरन थम्स अप दिखा देती है और बोलती है कि बहुत अच्छा दिख रहे हो तुम। जिन्बू कहने लगता है कि आज के बाद मैं चश्मा नहीं पहनूंगा और पूछने लगता है कि आज तुमने घर में क्या क्या किया है। चेरन बोलती है कि आज तो मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया है और यूट्यूब भी देखा है जिधर के कुछ लोग नाच रहे थे और सब लोग उसको BTS बोल रहे थे। वो लोग बटर वटर बोल के नाच रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो जिन्बू उसको बताने लगता है कि वो लोगों को K-pop ग्रुप कहा जाता है। वो लोग बहुत ही कूल दिखते हैं। तो चेरन बोलने लगती है कि मैं भी अपने डैडी को उन लोगों जैसा बहुत ज़्यादा कूल बना दूंगी ऐसे। जिन्बू कहने लगता है क्या सच में तुम मुझे वैसा बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उधर चेरन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने डैडी को ऑलरेडी एकदम कूल बना दिया है, तुमको भरोसा नहीं हो रहा है क्या डैडी। जिन्बू कहने लगता है कि ऑफकोर्स मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, थैंक यू मेरी बेटी। फिर वो लोग डिनर के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्बू पूछता है कि तुमको डिनर में क्या खाना है, तो चेरन बोलने लगती है कि डैडी जो भी बनाएंगे यम्मी होता है, इसलिए मैं जो भी खा लूंगी। जिन्बू फिर से कुछ ढूंढने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका डोरबेल बजने लगता है और उधर उसके दोस्त आ चुके होते हैं। चेरन उन लोगों के बारे में पूछने लगती है, तो जिन्बू बताता है कि वो लोग मेरे दोस्त हैं और वो लोग आज आए हैं मेरे साथ डिनर करने के लिए इधर। चेरन बोलते हैं कि वो लोग गरीब होंगे इसलिए हमारे साथ खाना खाने के लिए आए हैं। मम्मी भी बोलती है कि गरीब लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, तो चलो डैडी हम लोग उनके साथ खाना खाते हैं। उधर जिन्बू कह रहा होता है कि वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे साथ ग्रेजुएट होकर आए हैं, क्या बोल रही हो तुम। फिर उसके दोस्त लोग घर में आ जाते हैं और चेरन को जब लोग वो देखते हैं ना, पूछने लगते हैं कि कौन है लड़की। तो हमारे जिन्बू उन लोगों को बताता है कि ये मेरी डॉटर है। जंगसू बोल रहा होता है कि तुम्हारा मजाक करना बंद करो। तो जिन्बू बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मेरी बेटी है, तुमको बिलीव हो रहा है या नहीं। चेरन अपना नाम बताने लगती है उन लोगों को और कहती है कि सच में ये मेरा डैडी है। उनके दोस्तों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या उसने अडॉप्ट किया होगा। फिर जिन्हू उन लोग को गुस्सा होकर डांटने लगता है कि तुम लोग मेरे डॉटर के सामने ये सब कैसे बोल सकते हो। चंगसू बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि मुझे इधर आना चाहिए, इसलिए मैं इधर आ चुका हूँ कुछ ड्रिंक लेके। जिन्हू बोलने लगता है कि हम लोग एक छोटे बच्चे के सामने कैसे ड्रिंक कर सकते हैं। तो चंगसू बोलने लगता है कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पास एक छोटी बच्ची भी होगी, क्योंकि 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। फिर जिन्हू उन लोग को अपना DNA टेस्ट वाला रिपोर्ट दिखा देता है। उसका दोस्त लोग एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं, फिर भी उन लोग को भरोसा नहीं हो रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं किसको भरोसा होगा कि तुम बोल दोगे कि तुम्हारे पास एक डॉटर है, देखो चेरन को भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिन्हू कह रहा होता है ये मेरा गलती है, मुझे तुम लोग को पहले ही बता देना चाहिए था इसके बारे में। फिर वो कहने लगता है कि चलो अंदर आओ, हम लोग बात करते हैं अंदर खाना खाते हुए। फिर जिन्हू सब कुछ बता देते हैं अपने दोस्तों को और चेंगसू बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है चेरन बहुत ज्यादा सुंदर है, इसका मतलब है ना भी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, तुम्हारे पास कोई पिक्चर तो जरूर होगा। तो जिन्हू बोलने लगता है कि मेरे पास कोई पिक्चर तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हैना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चेंगसू बोल रहा होता है कि मैं चेरन को देख के कह सकता हूँ कि तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि पहली डॉटर जो कि पिताजी के ऊपर जाता है। तो जिन्हू उसका सर फोड़ देता है और चंगसू बोल रहा होता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमको इतना ज्यादा गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। फिर दूसरा बंदा कहने लगता है कि लेकिन मुझे भरोसा है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो और मुझे पता है कि वो तुम्हारी ही बेटी है। अभी तुम पहले ग्लास पहना करते थे, लेकिन तुम्हारा ग्लास कहाँ चला गया, क्या तुमने सर्जरी किया है। जिन्हू कहने लगता है कि नहीं, मेरा आई साइड इंप्रूव हो चुका है और मुझे उसको पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उधर चरण बोलने लगती है कि मेरे डैडी सबसे ज्यादा हैंडसम है। और लोग कह रहे होते हैं कि सच में तुम्हारे चरण बहुत ज्यादा क्यूट है और वो एक डैडी गर्ल है जो कि हम लोग पापा की परी बोलते हैं। फिर जिन्हू उधर फ्लक्स मारने लगता है और कह रहा होता है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, क्योंकि उसको मैंने एक ही महीने में काउंटिंग सिखाया है और वो सीख भी गई है अभी तक। उसने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी एकदम मास्टर कर लिया है एक ही मंथ में। ये सुनकर उसके दोस्त लोग एकदम पागल हो जाते हैं। उनके दोस्त लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए जिन्हों बोल रहा होता है कि मुझे तुम लोग को झूठ बोल के क्या मिलेगा, एक दिन मैं पकड़ा तो जाऊंगा। चरण भी बोलती है कि सच में मुझे पता है। तो उसका दोस्त एक इक्वेशन बना के देने लगता है और कहता है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। चरण उस इक्वेशन को फटक से सॉल्व कर देती है। उसके दोस्त लोग एकदम देखते ही रह जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्यूटी एंड ब्रेन वाली लड़की है। चंगसू बोल रहा होता है कि वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो जल्दी सक्सेसफुल बन जाएगी और तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा ख्याल रखेगी आराम से। जिन्हों उधर मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं उसको अकेले बड़ा कर सकता हूँ, वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि मैं अकेले उसको बड़ा नहीं कर सकता हूँ। और जितने जल्दी चीजों को सीख रही है ना, मुझे लगता है कि वो अपना स्कूल को खत्म कर देगी मेरा मास्टर खत्म होने से पहले। जब मैं उसको सारा चीज सिखा दूंगा तो क्या होगा, क्या मुझे एक एजुकेशन सिस्टम को ढूंढना पड़ेगा। फिर चेंगसू बोलने लगता है कि क्या तुमको पता है हमारे स्कूल में एक अप्रैल मंथ में एक जीनस कंपटीशन होता है, क्या हम लोग उसको भेजेंगे उधर। जिन्हों बोलने लगता है कि वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि हम लोग उसको कंपटीशन में भेजेंगे। चेंगसू कह रहा होता है कि तुम कोरिया में कनेक्शन के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम बस मेरे पर भरोसा करो, मैं कर दूंगा सब कुछ। जिन्हों बोलने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, चलो। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं चेंगसू का उसका कॉल आ जाता है और चेंगसू पूछ रहा होता है कि तुम फ्राइडे में फ्री हो क्या। जिन उसके बारे में पूछता है तो चेंगसू बताता है कि मैंने प्रोफेसर के साथ बात कर ली है चरण की कंपटीशन में जाने की बात। वो कह रहा होता है कि प्रोफेसर भी उसको देखना चाहते हैं, तो क्या तुम आ सकते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, फ्राइडे को मेरा कुछ काम नहीं है तो मैं आ जाऊंगा उधर आराम से। उधर जिन्हू एकदम घबरा जाता है और कह रहा होता है कि अगर वो नर्वस हो जाएगी तो कैसा होगा, उसको लोग जीनियस नहीं बोलेंगे उधर। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि प्रोफेसर उसको कह रहे होते हैं कि वो लड़की अभी 7 साल की है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकती है और तुम उसको जीनियस बोलते हो। जीनियस लोग तो कॉलेज लेवल के कैलकुलस को भी सॉल्व कर देते हैं, तुम उसको कैसे जीनियस बोल सकते हो।
तुम उसको जीनियस कैसे बोल सकते हो? और ये सब सोच के जिन्बू का दिमाग एकदम खराब हो रहा होता है उधर। फिर उधर चेरन आ जाती है और बोलने लगती है कि डैडी तुम क्या सोच रहे हो? जिन्बू कह रहा होता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। चेरन मेरी बेटी है तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। फिर वो चेरन को गले लगा लेता है और कह रहा होता है कि चेरन डैडी तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर तुम कोई जीनियस नहीं हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी डैडी तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर हम लोग इंटरव्यू के दिन देखते हैं, प्रोफेसर आके बोलने लगता है कि हेलो मेरा नाम प्रोफेसर बाक है, तो चेरन भी अपना नाम बताने लगती है उसको। और प्रोफेसर कह रही होती है कि तुम्हारी लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को रेडी करके रखा है, चलो देखते हैं कि वो कितने को सॉल्व कर पाती है। जिन्बू बोलता है थैंक यू, मैं अभी तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ। और प्रोफेसर कह रही होती है कि ये लो तुमको ये सॉल्व करना है, एक ही घंटे में तुम जितना सॉल्व कर सको सॉल्व कर लो। जिन्बू उसको देख के कह रहा होता है कि चेरन को प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या वो कर पाएगी एक ही घंटे में इतना कम टाइम में? चेरन एक ही घंटे में सबको सॉल्व कर देती है और प्रोफेसर को दे देती है। प्रोफेसर उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने एक घंटे के अंदर ये सब सॉल्व किया है, तो मैं इसको ध्यान से देख के बोलूंगा कि तुमने कैसा किया है। तुम लोग को बस बाहर थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ही मैं तुम लोगों को कुछ कह पाऊंगा। जिन्बू का अंदर बहुत ज्यादा धक धक फील हो रहा होता है और वो कहने लगता है कि ओके हम लोग वेट करते हैं, आई होप कि वो अच्छा ही करेगी। फिर वो लोग जाकर बैठ जाते हैं और जिन्बू सोच रहा होता है कि अगर मैं बहुत सारा इच्छा रखूंगा तो मेरा इच्छा पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे इच्छा ही नहीं रखना है। चरण भी बोरी होती है कि डैडी आई होप कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। फिर उधर जिन्बू कह रहा होता है कि मैं तुमको फिर से कह देता हूँ कि अगर तुम कोई जीनियस भी नहीं हो तो मैं तुमको सच में प्यार करता हूँ। चरण बोलती है कि हाँ डैडी मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। फिर उधर रिजल्ट आ जाता है। जिन्बू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसका रिजल्ट को देखने के लिए, उसका एंग्जाइटी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है उसके लिए।